हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म। ओके, चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने अपने चैप्टर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पैराग्राफ हमें पढ़ना है आज, वो देखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये रोशन के रुपए, ये हमने इस बच्ची के बारे में पढ़ा था ना। इस बच्ची ने कैसे मतलब इसका कैसे माइंड में क्या चला था, ये हमने देखा था ना। ये देखिए, वंश हमने नहीं पढ़ा था। जब एक ही परिवार के कई सदस्य, ये हमने छोड़ दिया था ना। तो इसमें क्या दिया है, वंश क्या होता है, एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं। तो उन्हें ही वंश कहा जाता है ना। एक राजा है ना, एक राजा के बाद दूसरा राजा जो बनेगा वो उसी का ही वंशज बनेगा, है ना। उसी का बच्चा बनेगा या उसका कोई भी फैमिली का बनेगा, तो वो वंश परंपरा कहलाई जाती है। ओके, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे। जो मौर्य वंश है, आप लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो 3 राजा थे मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त था पहला, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा था अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अशोक किसका पुत्र था, तो आप बताएंगे बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त का पुत्र था। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अपने चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था, हमने अपना मैप को भी देखा था। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, देखिए, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ओके, साम्राज्य का प्रशासन, अब हम ये पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, है ना। आप सबने पढ़ाई है ना, आप लोग को पता होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उन लोग को सबको पता होगा ना कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, है ना। तो अब मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, तो उसका प्रशासन चलाने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए ना। तो क्या क्या थी वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थी साम्राज्य चलाने के लिए, या फिर हमारे मौर्य साम्राज्य में जो यूज़ हुई थी। ठीक है, क्या क्या, जैसे देखिए, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ पे था, जो कि था पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ओके, राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था टैक्स लेने के लिए। किस से, किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट इन सब के ऊपर था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या था, कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, है ना। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इन पर क्या होता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक क्या था, पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराएं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, है ना।
समझ रहे हैं आप लोग? इन क्या था इसमें कि जो शासक था, मौर्य शासक थे, वो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी करते थे, है ना, क्योंकि लोग वहाँ से आते जाते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपनी अपनी कीमती चीज़ों के लिए प्रसिद्धि थी इनमें। एक तो था उत्तर पश्चिम में कंबल, ठीक है, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो संसाधन होते नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, यानी कि जैसे राजा के लिए गिफ्ट देना, या राजा किसी को गिफ्ट दे रहा है, यानी कि राजा, जैसे हमारे यहाँ पे कोई आया है, जैसे पहले जो अंग्रेज लोग आए थे, तो वो धीरे धीरे एक ही कर आए थे ना। तो अगर राजा हमारे प्रसन्न हो जाते थे तो उनको नजराने के रूप में ये सब सोना चांदी आभूषण भी दे दिया करते थे। तो ये नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे ये सब। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है। और एक जंगल वाला के इलाका था, यहाँ पे लोग स्वतंत्र रहते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें, ठीक है। जो आदिवासी टाइप के लोग थे ना, तो वो क्या थे, वो आज़ाद जैसे, बिल्कुल आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे बस इतनी उम्मीद की जाती थी कि जो मौर्य साम्राज्य इतनी उम्मीद करता था कि ये उनके जो पदाधिकारी थे उनको हाथी, लकड़ी और ये सब चीज़ें जाकर ला के दें और उनकी मदद करें। अब देखो नजराना क्या होता है, नजराना है ना, नजराना आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है वो समझो, ठीक है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, है ना। कर तो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते, जैसे अभी भी मंथली भी कर जाते थे, जैसे टैक्स जाते हैं, लेकिन नजराने ऐसे नहीं होते थे। नजराने क्या होते थे, अनियमित रूप से जब भी इकट्ठे हो संभव हो इकट्ठे किए जाते। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है, जो अपनी मर्जी से देते थे ना, ठीक है, वो नजराने हुआ करते थे। चलिए अब फिर मिलते हैं, आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, और हम लोग ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते हैं जिससे आप आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं चैप्टर को। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे बताइए, और आपको कुछ कराना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।